अब कहाँ होगी? दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। कपिल मिश्रा साहब जाके हमले खुद करते हैं, तो क्या कपिल मिश्रा साहब में इतना दिल गुर्दा जिगर है कि वो जाके इस तरीके से हमले करें और पुलिस को साथ ले जाके करें, अगर ऊपर से पुष्पनाई नहीं होगी? पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि होम मिनिस्टर में बैठी है, होम मिनिस्ट्री में बैठी है, ये इस बात के साफ वाज़ेह सबूत हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज करके ये हमले कराए ताकि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट किसी तरीके से ख़त्म कराया जा सके। और ये उसी दिन से हमें शुरू से ही पहले दिन से नज़र आ रहा था। अब इसके सबूत इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये उस तरीके से हाईएस्ट लेवल से ऑर्गेनाइज करके अमित शाह जी खुद इसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके से खुलेआम पुलिस इतनी जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रही होती। सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं महमूद प्राचा साहब के साथ। महमूद प्राचा दिल्ली में जो पिछले साल हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जो मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया, उनका केस लड़ रहे हैं। करीब 70 से 75 के आसपास केस में ये वकील हैं और करीब 100 से ज़्यादा लोगों की ज़मानत करा चुके हैं। तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा? दिल्ली हिंसा को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अब ये 1 साल में सब उसका फॉलोअप कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम महमूद प्राचा साहब से बात करते हैं। प्राचा साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, ये बताइए कि आपने जो मुहिम शुरू की थी कि हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित मुसलमान हुए, सबसे ज़्यादा मारे गए मुसलमान, आगजनी उनके साथ हुई और सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी भी मुसलमानों की हुई, तो ये कैसे था? और इसमें आपने जब तहकीकात की, लोगों से बात की, तो क्या पाया आपने? कहाँ इसमें गड़बड़ हुई? देखिए, जब ये दंगे कहना इसको एकदम गलत बात है, जब ये हमले शुरू हुए तो ये बात साफ नज़र आ गई थी, क्योंकि हम लोगों जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें हम लोग सभी जगह हमें लीगल एडवाइज़र बनाया जा रहा था। तो ये बात एकदम वाज़ेह हो गई थी कि ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से हमले हुए हैं और उसका जो शुरुआत हुई थी वो कपिल मिश्रा साहब जो थे वो वहाँ पे गए, डीसीपी जो सूर्या है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, उनको साथ लेके गए और वहाँ पे जाके ना सिर्फ उन्होंने भड़काऊ स्पीच दी जो कि दुनिया भर में जिसके बारे में चर्चा है, बल्कि उन्होंने खुद बंदूकों के साथ अपने जो आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बियरर्स थे और उनके साथ जो लोग झुंड बना के आए थे, उन्होंने हमले किए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। इसकी कंप्लेंट हमारे क्लाइंट ने 23 फरवरी को ही कर रखी थी। तो ये कोई भी स्पॉन्टेनियस झगड़े नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होके पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि होम मिनिस्टर में बैठी है, होम मिनिस्ट्री में बैठी है, ये इस बात के साफ वाज़ेह सबूत हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज करके ये हमले कराए ताकि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट किसी तरीके से ख़त्म कराया जा सके। और ये उसी दिन से हमें शुरू से ही पहले दिन से नज़र आ रहा था। अब इसके सबूत इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये उस तरीके से हाईएस्ट लेवल से ऑर्गेनाइज करके अमित शाह जी खुद इसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके से खुलेआम पुलिस इतनी जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रही होती। ना सिर्फ जुल्म ज़्यादती ये कि पुलिस खुद इन्वॉल्व थी और दुनिया भर ने इसे रिपोर्ट भी किया है हमले करने में, और आरएसएस बीजेपी के लोगों को मदद कर रही थी बम फेंकने में, गोलियां चलाने में, लोगों को मारने में, जिंदा जलाने में, लूटमार करने में। बल्कि उसके बाद उसको सारी सच्चाई को दबाने में भी पुलिस के अफसरों का जो वहाँ पे पोस्टेड हैं उनका जो रोल रहा है, और जो क्राइम ब्रांच की टीम्स भी बनी या स्पेशल सेल की जो टीम एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है बेसिक कॉन्स्पिरेसी में, उन सभी की अगर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी अगर निष्पक्ष रूप से कोई भी देखेगा तो पहली नज़र में ये नज़र आ जाएगा कि ये सब पूरी एक जगह से मुनज़्ज़म तौर पे कोऑर्डिनेट करके ये सारे ना सिर्फ हमले कराए गए, वायलेंस कराई गई की गई, बल्कि इसको पूरा प्लान बना के, जैसे गुजरात में सारी चीज़ों को दबाया गया, मुजफ्फरनगर में सारी चीज़ों को दबाया गया, सबूतों को मिटाया गया, जो विक्टिम्स थे उन्हीं को डरा के उन्हीं के खिलाफ उल्टे मुकदमे दर्ज कराए गए। वही मॉडल, गुजरात का मॉडल दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली जो है गुजरात नहीं है। ये हमने, जो आप मिशन की बात कर रहे हैं या मुहिम की बात कर रहे हैं, वो यही थी कि दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे।
अब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं कि हिंदुओं को बाकायदा नाम लेके कि हिंदुओं को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की पुलिस के खिलाफ। रोज सैकड़ों केसों में ये हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जाके कंप्लेंट करने गया तो पुलिस ने उसे धमकाया, ये कहा कि तुम मुकदमा दर्ज नहीं कराओगे, कंप्लेंट दर्ज नहीं कराओगे, कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो बगैर नाम की कराओगे, वो कंप्लेंट नहीं कराओगे जिसमें तुम पुलिस का नाम ले रहे हो, जिसका तुम बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स का नाम ले रहे हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, पहले तो कंप्लेंट ही नहीं लेंगे तुम्हारी हम, और अगर तुमने उसके बावजूद भी कोशिश की तो तुम्हें ही झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ऐसा हुआ भी, जहाँ ये ऐसे केसेस हैं हमारे पास के मुस्लिम ही लोग मारे गए और मुसलमानों ने ही उन्हें मारा है। तो बंद जो है जेलों में मुसलमानों को मारने के लिए मुसलमानों को ही बंद कर रखा है। जहाँ मुसलमानों के मरने की बात आई है वहाँ पे पुलिस ने खुद FIRs की हैं और उसमें आपस में झगड़ा दिखाया है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और बंद सारे जो लोग बंद हुए हैं मरे भी मुस्लिम है और जो बंद हुए हैं वो भी मुस्लिम है। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास के जो CCTV फुटेज जिसमें RSS BJP और इनके खिलाफ और पुलिस वालों के खुद के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, वो CCTV फुटेज, और इसमें दिल्ली सरकार ने भी एक अहम रोल प्ले किया है। वो CCTV फुटेज पुलिस ने या तो तबाह की है या उसको बरामद ही नहीं किया। ऐसे भी सबूत आए कि जहाँ पे आधी वीडियोस दिखाई हैं, एक खजूरी खास का केस है जहाँ पे 10 मिनट की वीडियो दिखाई है, वहाँ पर जहाँ मुसलमान सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं वो तो दिखा दिया, लेकिन उससे पहले और उसके बाद की वीडियो गायब है, जहाँ ये साफ नजर आएगा कि RSS और BJP के कार्यकर्ता MLAs के साथ, और ये मदन सिंह बिष्ट जो है, मोहन सिंह बिष्ट जो उधर के MLA हैं करावल नगर से, उनकी क़यादत में जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ गवाहियां जिन लोगों ने दी हैं, स्वयं एक उनके कार्यकर्ता, उसकी दुकान भी लूटी, उसका घर भी लूटा और जलाया गया, जो उनके खुद के BJP के कार्यकर्ता भी थे। तो उन्होंने खुद निशानदेही की, वहाँ पे लोगों ने खुद ये तक गवाही दी है कि मोहन सिंह बिष्ट साहब ने खुद बम फेंका। तो वो सारी चीज़ें पुलिस दबाव डाल के उनको, अब वहाँ पे क्या किया है कि उन्हीं लोगों को जो कंप्लेंट कर रहे थे हमारे ऑफिस के थ्रू आके, तो उन्हीं को अरेस्ट कर रखा है, और उसमें से एक व्यक्ति की जमानत कराई 3 हफ्ते बाद, और अब उसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि बाकी सब लोगों ने जो कंप्लेंट्स कर रखी हैं पुलिस और BJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ के उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कराने की धमकियाँ दी जा रही है। उसमें हमने कई लोगों की 8-8, 9 केस में एंटिसिपेटरी बेल कर। अभी आपने जो शुरू में बात कही थी कि साहब ये एक साजिश के तहत दंगे हुए थे, और आपने इशारा दिया कि साहब ये कहीं एक जगह से मॉनिटर हो रहा था, तो आपने गृह मंत्रालय का नाम उसमें लिया, गृह मंत्री का नाम भी आया, तो आपको आप ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ करेंगे साहब, ऊपर लेवल पर इस लेवल पर दंगों की प्लानिंग हुई थी? एकदम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सबूत बता रहा हूँ, ये मैं निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ। देखिए निष्कर्ष, मैं एक वकील हूँ, मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। हम जो सबूत की बिना पर अदालत के सामने बहस करते हैं वो पुख्ता सबूत होते हैं, तो अदालत हमारी बात मानती है। तो हम जो ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं उसी की बुनियाद पर मैं ये एक सीधा लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बात के सबूत हैं कि ये सीधा एक मुनज़्ज़म तरीके से हाईएस्ट लेवल से, अब कहाँ होगी दिल्ली पुलिस, किसके अंडर काम करती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। कपिल मिश्रा साहब जाके हमले खुद करते हैं, तो क्या कपिल मिश्रा साहब में इतना दिल, गुर्दा, जिगर है कि वो जाके इस तरीके से हमले करें और पुलिस को साथ ले जाके करें, अगर ऊपर से पुष्टपनाही नहीं होगी? अब ये डॉट्स जोड़ने की बात है, सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमारे ऑफिस पे जो रेड हुई उसमें हम बार बार ये बोल रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में जो पुलिस खुद लाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, अमित शाह जी का नाम ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो डॉट्स को, और ये कह रहे थे कि आप ये सब काम बंद कर दो जो आप कर रहे हो, और लोगों के मुकदमे लड़ना बंद कर दो, पुलिस और RSS के लोगों के खिलाफ मुकदमे जो आप लड़ रहे हो वो लड़ना बंद कर दो। हमारे ही ऑफिस से 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के ऑफिस बेयरर्स हमारे क्लाइंट्स के थ्रू ही अरेस्ट हुए हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव आ रहा है, कंप्लेंट्स विड्रॉ करो, और ये दबाव हर जगह से आता है कि प्राचा साहब को वकील हटाओ अपने केसेस से। तो ये सब चीज़ें इस बात की तरफ क्या इशारा नहीं करती कि अमित शाह साहब की क़यादत में ही, उनकी ही निगरानी में ये सब काम हो रहा था? तो हम ये बात कह रहे हैं। अब असली सबूत तो तभी आते हैं जब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। हम जो सबूत और लॉजिक बता रहे हैं
वो एक ऐसी चेन बन रही है जिसके तार जाके ख़त्म अमित शाह साहब के घर पे होते हैं या उनके ऑफिस में होते हैं। लेकिन असली जो न्याय होगा वो तो एक इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। अमित शाह जी ने नहीं कराया होगा, उनका नाम लेके कोई और कर रहा होगा तो वो बरी हो जाएंगे। लेकिन तरीका तो यही है ना जो भारत के संविधान के तहत है। तो क्या गृह मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत की है आपने? कहीं आपने कहा साहब बरी हो जाएंगे, तो बरी कब, तब केस चलेगा तब ना बरी हाँ, तो होंगे। हम जो ये केसेस तो पहले बहुत सारे केस में बरी हो चुके हैं। हाँ नहीं हो जाएंगे, अब भी हो जाएंगे, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। लेकिन जब तक बरी नहीं हो रहे तब तक तो हम बता रहे हैं ना कि कपिल मिश्रा साहब, अब देखिए मैं आपको इन्वेस्टिगेशन का भी, जब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब पता लग जाता है। सतपाल सांसद ने, उनके नाम हमारे बहुत सारे विटनेसेस ने लिए हैं, उनके नाम 156(3) की कंप्लेंट्स हैं। पुलिस तो एफआईआर दर्ज करेगी नहीं, अपने खिलाफ भी नहीं करेगी। एक गुर्जर साहब हैं वहाँ से, क्या नाम है, नंद किशोर गुर्जर साहब हैं, बीजेपी के एमएलए हैं सिटिंग, उनको लोनी से हैं, उनके खिलाफ गवाह हैं, बहुत सारे गवाह हैं। दूसरे जो ये मोहन सिंह बिष्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, और जो उनके बहुत सारे एक्स एमएलएज हैं और अभी जो इलेक्शन लड़े हैं उनके नाम हैं। तो ये सब नाम हैं। अब जब इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, गुर्जर साहब के, नंद किशोर, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे। जो हमारे ऑफिस में भी रेड हो रही थी, तो जो पुलिस के ऑफिसर्स थे, जो सो कॉल्ड पुलिस के ऑफिसर्स थे, क्योंकि हमने खुद भी कंप्लेंट कराई थी कि वो जो मेन रेड लीड कर रहे थे वो आए ही नहीं थे, हमने ही 100 नंबर पुलिस पे फ़ोन करके बुलाया था। वो बार बार कोने में जाके फ़ोन पे बात कर रहे थे। जब वो CDR चेक होंगी तो इंस्ट्रक्शंस तो एक ही जगह से आ रही होंगी ना, और नहीं आ रही होंगी तो उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं होगी। लेकिन अब वो CDR क्यों नहीं, जो CCTV फुटेज, यहाँ से जो कैमरे की फुटेज खुद पुलिस ने की है, वो पुलिस क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उसमें नाम लिया है अमित शाह जी का। अब क्यों लिया है? और उन ऑफिसर के खिलाफ, मैं तो खुलेआम ये बात बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किन के खिलाफ? जो अमित शाह जी का झूठा नाम ले रहे थे। अमित शाह जी तो यही कहेंगे ना मेरा नाम झूठा ले रहे थे, जब वो वीडियो सामने आएगी। तो अमित शाह जी ने उनके खिलाफ आज कोई कार्रवाई की? मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो दिखाएं, उसके बाद मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, मैं चुप बैठूंगा। वो 15 घंटे की 2 कैमरों की वीडियो चलेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि पुलिस ने किसका नाम लिया था। महमूद भाई, जो कपिल मिश्रा पर आपने काफ़ी फोकस किया और ये जिम्मेदार बताया कि साहब उनके बयान के बाद ही वहाँ पर हिंसा भड़की और वो साजिश थी। कपिल मिश्रा साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और एक और इनके एमएलए थे, इन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के ने भी कहा था। रातों रात उन जज का तबादला हो गया था, मुरलीधरन नाम था उनका। अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आपका दावा है कि भाई आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई है, उन्हें जेल भिजवाया है, तो इनका नंबर कब आएगा? इनका नंबर बहुत जल्दी आएगा। किन का नंबर आएगा? इनका नंबर बहुत जल्दी आएगा। और कपिल मिश्रा साहब, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये बुनियादी फ़र्क है जो दूसरे लोगों की कंप्लेंट्स है, जो हमारे क्लाइंट की कंप्लेंट है उसमें वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। जो हमारा चश्मदीद गवाह है उसने इन्हें खुद गोली चलाते देखा है, खुद हमला करते हुए देखा है। कपिल मिश्रा को? कपिल मिश्रा साहब को, रागिनी तिवारी जी साहिबा को। वो हमारा कंप्लेंट ये है जो हमने कोर्ट में डाल रखी है, जिसकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 23 फरवरी की रात को ही वो प्राइम मिनिस्टर के घर ईमेल हो चुकी है, होम मिनिस्टर साहब के घर खुद ईमेल हो चुकी है, और कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ तो वो भड़काऊ भाषण देने की भी एफआईआर नहीं हो रही है ना। तो ये क्या साफ इशारा नहीं है? हमारे देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर हैं, जिस मुरलीधर साहब की बहस का आप जिक्र कर रहे हो, जो ऑर्डर का जिक्र कर रहे हो, उनके अगले दिन ट्रांसफर हो गया, उसमें उन्होंने खड़े होकर स्वयं ये कहा था उसी अदालत के सामने कि ये एफआईआर तब दर्ज होगी, बावजूद इसके, जबकि जज साहब ने ये कहा कि ये तो क्लियरली ऑफेंस बनता है ना, इस पर एफआईआर तो होनी ही चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, यही कानून है। तो उन्होंने कहा था कि जब माहौल कंड्यूसिव हो जाएगा जब करेंगे, मतलब अभी माहौल कंड्यूसिव नहीं है। कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए ये तुषार मेहता साहब, जो देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, कोर्ट में ये बात कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के अलावा या हाईएस्ट लेवल के अलावा कोई ये बात लॉ ऑफिसर जो देश के हैं सबसे बड़े दूसरे नंबर के, उनसे कहलवा सकता है? और कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ बावजूद इतने बड़े प्रेशर के एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, तो ये क्या काम हाईएस्ट लेवल के अलावा कोई कर सकता है? कमिश्नर पुलिस की क्या इतनी जरूरत है, मजाल है कि वो इस तरह की एफआईआर दर्ज ना करे, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं, डिवीजन बेंच कह रही है? नहीं, आप बता रहे हैं कि साहब ये इतना दबाव है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तुषार मेहता ने
कोर्ट में खड़े होकर कहा कि साहब जब कंड्यूसिव माहौल होगा तब होगा। तो 1.25 साल, लगभग 1 साल तो हो ही चुका है, तो अभी तक तो कंड्यूसिव माहौल हुआ नहीं है। तो फिर आप गृह मंत्री के खिलाफ कैसे उम्मीद करते हैं कि साहब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और जांच हो जाएगी? हम इसलिए करते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा हमें भारत के संविधान के ऊपर और भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा है। बहुत मुश्किल हालात हैं, उसका जो इशारा है 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर चुके हैं। और अभी जो हमारे रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो खुद कह चुके हैं कि मुझे भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है और मैं खुद अपना केस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करना चाहूँगा, और भारत में न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जब ये 2 बड़े बड़े जो इतने बड़े जजेस हैं वो ये बात कह रहे हैं तो मुश्किल हालात तो हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इतना सक्षम आज भी है कि न्याय मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों का जो विश्वास है संविधान से ना टूटे, और हमने ये करके दिखाया है। हमने आरएसएस और बीजेपी, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, उन्होंने अमित शाह जी से बाकायदा शिकायती पोस्ट लिख रखी है कि हम लोगों को बंद करा दिया गया है और आप हमें छुड़ा नहीं रहे। ये शिकायती पोस्ट लिख रहे हैं 2 दर्जन से ज़्यादा जो आरएसएस के लोग बंद हैं। और ये जो हम पे रेड भी हुई है, किस लिए हुई है कि नज़र आ रहा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब मीडिया, आपको पता ही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी तरीके से काबू में है। जब आपको ये पता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी पुलिस ने बनाए हैं, और उसके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन है उसने एक पीआईएल डाल रखी है कि ये गैरकानूनी है। तो और जजेस पे भी कितना दबाव है, और जजेस भी 2 ही स्पेशल जजेस हैं जो सीरियस ऑफेंसेस को ट्राई कर रहे हैं। तो इससे क्या इशारा जाता है कि कम जजेस के हाथ में अगर केस होंगे तो एक तो लंबा ट्रायल होगा, लेकिन लंबा ट्रायल भी हो जाए, लोगों को इंसाफ भी देर में से मिले, लेकिन ऐसा इंप्रेशन एक जाता है कि 2 लोगों को आसान है कंट्रोल करना बनिस्बत के अगर ये बहुत सारे जजेस करेंगे, ये इंप्रेशन तो जाते ही हैं। इसके बावजूद भी एफआईआर हो रही हैं, इसके बावजूद भी हम पे जो अटैक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारे से सबूत छीन ले जाते वो। तो कहीं ना कहीं संविधान का डर हाईएस्ट लेवल पे भी है, सिस्टम में अभी भी इतनी जान है बावजूद सब कमजोरियों के। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कपिल मिश्रा साहब बहुत जल्दी, और उनके कहने पर उनके से जो सबूत हासिल होंगे उसके बाद और भी लोग जाएंगे, बचेगा तो कोई नहीं भारत के संविधान से। महमूद भाई, हमने बचपन से जिन दंगों के नाम सुने और कुछ हमारे सामने भी हुए, मतलब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बनारस, कानपुर, मेरठ के अंदर 2 बड़े मशहूर हुए थे, मलियाना और हाशिमपुरा। उसके बाद बिजनौर हुआ, मुरादाबाद 80 में हुआ था, और गुजरात में हुआ, भागलपुर में हुआ। तो ये सब दंगे थे जिनमें विक्टिम मुसलमान थे, और किसी दंगे में दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। हाशिमपुरा कब हुआ था? 87 में हुआ था, 2 साल पहले उनमें उम्र कैद की सज़ा लोगों को हुई, लेकिन एग्जीक्यूट तो सज़ा अभी तक नहीं हुई है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जब आप जैसे लोग दिल्ली की हिंसा में पैरवी कर रहे हैं विक्टिम की तरफ से, तो यहाँ दोषियों को सज़ा मिलेगी? इस बात से कितनी उम्मीद आपको है पुराना रिकॉर्ड देखते हुए? देखिए, हमारा भी पुराना रिकॉर्ड दुनिया के पास है, जो हम बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा तो ज़रूर करते हैं। और ये दिल्ली है, मैं यही कह रहा हूँ, ये गुजरात नहीं है। और हम लोग हैं और हमने रिजल्ट्स भी दिए, लेकिन एक कमी जो हमारी कम्युनिटी में भी और SC/STs के ऊपर भी जितने जुल्म होते हैं उनके में भी जो एक बड़ी कमी रही है बुनियादी, और ये एक कमी ना कह के एक मजबूरी भी कही जा सकती है कि हमारे लोगों को एक तो मारा जाता है, SC/ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, मुस्लिम्स को, और उनके ऊपर उनको लूट लिया जाता है, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है इलाकों से अपने। तो और फिर जो मदद जाती है वो सिर्फ इस बात की जाती है, ज़्यादा ताकत उसमें लगती है कि उनको छुड़ा लिया जाए किस तरीके से, उनको बसा दिया जाए किस तरीके से, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है जो हम लोग सोचते हैं सोल्यूशन है। और इसीलिए हम अपना ज़्यादा टाइम छुड़ाने से भी ज़्यादा इस चीज़ पे लगा रहे हैं कि हम उनको इबरतनाक भारत के संविधान से सज़ा दिलाएं जो लोग इसके जिम्मेदार हों, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि बड़ी ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं। जब हम सारा टाइम ही उस पर लगाना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम, तो ये है सबसे बड़ा बचाव कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े जो शख्सियतें हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जो शिकायत है वो पुलिस के अधिकारियों से और सरकारी अधिकारियों से है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ये गैरकानूनी काम ना हो। तो अगर ये लोग अगर बंद होंगे और इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जेलों में जाएंगे, फांसी पे चढ़ेंगे, तो फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कानून तोड़े। तो हमारी जो पॉलिसी है इस बारे में थोड़ी सी अलग है। हम ज़्यादा टाइम सज़ा दिलवाने पे लगाएंगे जो दोषी हैं असली, छुड़वाने पे भी हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन इस पे है।
आपके ऊपर कितना दबाव है इस तरह के केसेस को छोड़ने के लिए? आपको धमकी भी दी जा रही है, जस्टिस लोया का अंजाम देखने की भी बात आपको की जा रही है, तो इतना दबाव है कि उस दबाव के आगे महमूद पराचा झुक जाएंगे? देखिए, महमूद पराचा को आप तो बहुत पहले से जानते हो, जब तक मेरे कंधों पे ये गर्दन है दब तो सकते ही नहीं हम। और जब मजलूमों की लड़ाई हो रही है, अगर हम दब जाएंगे और डर जाएंगे तो फिर ये इम्पॉसिबल सी बात है। यही मैं अपने जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उनको भी समझाना चाहता हूँ, माननीय अमित शाह जी को भी, कि ये कोशिशें बेकार हैं। या तो आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम जैसे लोग हैं वो अपनी जान तो दे सकते हैं, भारत के संविधान को बदनाम नहीं होने देंगे, देश के जो कानून व्यवस्था है उसको बदनाम नहीं होने देंगे। आपको अपनी हरकतें बदलनी पड़ेंगी अगर हम जैसे लोगों से आपको बचाव चाहिए। आप सच्चाई और ईमानदारी से भारत के संविधान के अंदर रह के जो कार्य हो सकता है करें। दूसरे कार्य करेंगे, कानून तोड़ेंगे तो कानून आपको पकड़ेगा, या आप लोगों को और आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को मरवाना ही पड़ेगा। उससे पहले तो हम लोग रुकने वाले हैं नहीं। महमूद, आखिरी सवाल मेरा है कि जो मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया, आपके अकॉर्डिंग उनमें से कितने लोगों को अभी तक जमानत मिल गई है और कितने लोग अभी भी जेल में हैं, इसका एक डेटा को दे सकें, और कितने लोगों की आपने मदद निजी तौर पे की है? देखिए, डेटा जो है कितने लोग अंदर हैं बाहर हैं, ये एक डेटा ऐसा है जो पुलिस नहीं दे रही है। वो चार्जशीट्स के डेटा दे रहे हैं, एफआईआर से डेटा दे रहे हैं कि 700 से ज़्यादा एफआईआर की। ये डेटा दे रहा है कि हमने 700 के करीब चार्जशीट्स फाइल कर दी, उसमें मतलब 500 के करीब चार्जशीट्स फाइल कर दी। उसमें बराबर दिखा दिया कि मुस्लिम्स के खिलाफ चार्जशीट इतनी है और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ इतनी है, मगर ये नहीं बताने को तैयार कि ब्रेकअप क्या है। मगर ब्रेकअप ओवरवेलमिंगली 80% से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अरेस्ट किया है। 90% से ज़्यादा जो चोटें लगी हैं, जो नुकसान हुए हैं, जो मर्डर्स हुए हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी को हुए हैं, लेकिन 90% लोग पकड़े भी मुस्लिम गए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि मौजूद है, लेकिन फिर भी अब 60% से ज़्यादा लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और बाकी लोगों की भी जल्दी हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डेटास का और उसका मसला नहीं, ये इस बात का मसला है कि ये दोबारा कैसे ना हो। इसके लिए एक इबरतनाक सबक उन लोगों को जिन लोगों ने ये दंगे कराए हैं, ये हमले कराए हैं, और जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी के काम किए हैं, हाई एंड एक्सप्लोजिव भी यूज़ हुए हैं इन हमलों में, उसका भी सबूत हमारे पास है और हमने उसके लिए भी कार्रवाई की है। तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के लिए हम लोग आप लोगों से मदद भी चाहते हैं कि आप लोग भी, जिसके पास जो भी सबूत हैं और एक्स्ट्रा, किसके पास वीडियो है, किसी के पास ऑडियो है, लोग हमें भेज भी रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। आपके माध्यम से भी मैं आपके दर्शकों के माध्यम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो हमारे ऑफिस तक पहुँचाएँ। अगर वो चाहेंगे तो उनके नाम भी सीक्रेट रखे जाएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा सबूत हमें मिलेंगे उतने ज़्यादा हम भारत के संविधान के माध्यम से इन लोगों को कानून ना तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ये हरकत करने की ख्वाब में भी ना सोचें। महमूद भाई, विभूति नारायण राव एक IPS ऑफिसर है जिन्होंने किताब लिखी थी कि सांप्रदायिक दंगों में पुलिस की भूमिका, और उस किताब का सार ये था कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस भी हिंदू हो जाती है, जो कि दिल्ली में पूरी तरह देखने को मिला है। ऐसा मेरे ख्याल में आपका तजुर्बा होगा। देखिए, मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। पुलिस जो है गैर संवैधानिक हो जाती है, गैर संवैधानिक हो जाती है, देशद्रोही हो जाती है। भारत का संविधान ये कहता है कि सबको बराबर की नज़र से देखा जाए, और जो पुलिस के अधिकारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं वो भारत के संविधान की शपथ लेके ही अधिकारी हैं। अगर वो शपथ तोड़ते हैं या संविधान के खिलाफ काम करते हैं तो वो देशद्रोह है, एक तरह से भारत के संविधान के खिलाफ जाके काम करना। तो मैं तो उन्हें देशद्रोही मानता हूँ, अपराधी मानता हूँ। और मैं वैसे भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़र में तो या तो कोई अम्बेडकराइट होता है, दो ही फिरके हैं हमारे देश में, एक अम्बेडकराइट होता है और एक मनुवादी होता है। या तो अम्बेडकरवादी होता है व्यक्ति या मनुवादी होता है, तीसरी कोई चीज़ मुझे तो नज़र आती नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सब अम्बेडकरवादी है या मनुवादी, यानी संविधानवादी है या संविधान के खिलाफ काम करने वाला है। तो आपने वो बात की कि साहब पुलिस वाले देशद्रोह करते हैं, तो ऐसे पुलिस वाले जिन पर आपका ये आरोप है कि उन्होंने देशद्रोह किया है, तो क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आपने देशद्रोह का मुकदमा कायम किया है?
हमने सब जगह जो यूपी में भी जो 20 दिसंबर को जो हुए थे, हमने जो रिट लगा रखी है उसमें डीएम और एसपी के खिलाफ ही है, और वो देशद्रोह का ही मुकदमा दर्ज होगा। जब मुकदमे दर्ज होंगे तो इनके ऊपर यूएपीए के मुकदमे लगेंगे, हाई एंड एक्सप्लोजिव लगाने के मुकदमे लगेंगे। और संविधान देखिए, देश क्या है, स्टेट क्या है, अब कोई राजा महाराजा स्टेट थोड़ी है। जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट वर्सेस जो होता है सब और सभी चीज़ें, सरकार भी क्या है, सरकार तो संविधान है ना, स्टेट संविधान है। अब कोई राजा के खिलाफ थोड़ी है, हमारा भारत का संविधान ही स्टेट है। तो जो राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है, राजा की हुकुम उदूली कर रहा है, वो तो देशद्रोही होता है ना। तो ये देशद्रोह के और इनके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ही मुकदमे दर्ज कराने की हमारी सारी एफआईआर्स हैं। यूपी में भी यही है और दिल्ली में भी। महमूद भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महमूद प्राचा, जो कि दिल्ली में विक्टिम की तरफ से बहुत सारे केसेस में, करीब 70 से 75 केसेस में मुकदमा लड़ रहे हैं। इनके दफ्तर पे कुछ महीनों पहले छापा पड़ा था दिल्ली पुलिस का, और इन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी धमकी के आगे मैं नहीं झुकूंगा जब तक मेरे कंधों पे मेरा सर है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।